जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशादीप में। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वैसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाता है वो आप तक ईजिली पहुंच सके। इससे पहले हम हिंदी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो जाकर पहले देख लें। हमने फर्स्ट टॉपिक में हिंदी भाषा का बेसिक पढ़ा था, जो भी डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो सब हमने पहले कवर कर चुके हैं। अब हम जो है वन बाय वन सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी के वो सारे कवर कर लेंगे। आज हम हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है और मैं आप सभी को बोलूँगी आप नोट्स बनाते चलिए। जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ आप इसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ वीडियो को पॉज करते हुए, या फिर आप पूरा वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। हिंदी आकृति या रूप के आधार पर वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है। ये भी मैंने एग्जाम में जो लाइन आई थी ऑब्जेक्टिव उससे ली है। मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स ही यहाँ पर आपको बनवाऊंगी। हिंदी के 4 भाषा परिवार हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गिरिसन। कौन कौन से हैं? भरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जो भरूपीय है वह 73% है, द्रविड़ जो है 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। अब हम हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है, यह क्वेश्चन आता है हिंदी कौन से भाषा परिवार की, तो हिंदी भरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, मंडारी भाषा या चीनी भाषा जिसे हम कहते हैं वो विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को 3 कालों में बांटा गया है। आर्य भाषा के अनुसार हम हिंदी को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1100 ईसा पूर्व से अब तक। ये जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसे भी 2 कालों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल कब से कब तक है? यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। जो वैदिक संस्कृत है इसके अंदर 4 वेदों की रचना हुई है इस काल के अंतर्गत, और लौकिक संस्कृत के काल में हमने महाभारत, रामायण आदि महाकाव्य लिखे गए हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इसका काल कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आपको यहाँ पे ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ईसा पूर्व होता है, जो ईसा मासी हैं उनके जन्म से पूर्व का जो समय था हम उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मासी के जन्म के बाद की जो तिथि है जो भी चल रही है उसको हम ईस्वी से डिनोट करते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। प्रथम प्राकृत काल यह 500 से 1 ईस्वी तक था। इसके अंतर्गत पाली भाषा की रचना हुई थी। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल इस समय प्राकृत भाषा की रचना हुई थी। ठीक है, तृतीय प्राकृत काल में अभ्रंश और अभट्ट इनकी रचना हुई थी। यह इसका काल कब से कब तक है? 500 से 1000 ईसा पूर्व, और अभट्ट का था 900 से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर नेक्स्ट जो है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है 1100 ईसा पूर्व से अब तक। इसके अंतर्गत जो प्राचीन हिंदी है उसका काल कब से कब तक है? 1100 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी का 1400 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी का 1850 से अब तक। इसकी ज़्यादा हम डिटेल जाएंगे नहीं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ यहाँ पर वही पढ़ा जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे PhD नहीं करना है। नेक्स्ट पूछा जाता है आपको हिंदी का विकास क्रम। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी का विकास क्रम कब से पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अभट्ट, और फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। घबराइए मत, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी अभ्रंश और अभट्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट हिंदी का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ है? अभ्रंश से ही हुआ है। आपको यहाँ पे नोट लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं वो भी लिख लीजिए आप। जैसे कि वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण होते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। वेदांत कितने होते हैं? 6। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, पाली भाषा में गौतम बुद्ध के उपदेश हैं और उनकी रचनाएं हैं जातक कथाएं।
और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी के उपदेश है और उनकी रचनाएं हैं कल्पसूत्र कथाएं। अब हम देख लेते हैं अभ्रंश क्या है। अभ्रंश क्या होता है? अभ्रंश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अप धन भ्रंश धन ज्ञा, ठीक है। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहेंगे? स्वयंभू को। अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। और इनकी प्रथम रचना कौन सी है? परमचर्यु अर्थात राम काव्य। अभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य क्या है? भवस्यत कहाँ, जो धनपाल जी ने लिखा था, ठीक है। पहले अभ्रंश के 7 भेद थे जिसका नाम पेशाशी अभ्रंश था तथा पहले 18 बोलियां थी। अब नेपाली को हटाकर 17 बची हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हिंदी में अभ्रंश के कितने भेद हैं और उपभाषाएं और इन्हें कितनी बोलियां में डिवाइड किया गया है। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। तो हिंदी में अभ्रंश के 6 भेद हैं और 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। पहले मैंने आपको बताया था 18 बोलियां, लेकिन नेपाली को हटाकर अब कितनी बची हैं? 17 बोलियां। तो अभ्रंश के कितने हम 5 भेद पढ़ेंगे यहाँ पे। षोडशैनी, अर्धमागधी, मागधी अभ्रंश, खस अभ्रंश और ब्राह्मण अभ्रंश। पहले हम पढ़ेंगे षोडशैनी अभ्रंश। इसके अंतर्गत जिसके सामने स्टार लगा है दोस्तों वो हमारी उपभाषाएं हैं, ठीक है। उपभाषा क्या रहती है? जिनसे बोलियां निकलती हैं। उपभाषाएं जिससे बोलियां निकली हुई हैं उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया है। जैसे राजस्थानी, ये हमारी उपभाषा है और इससे कितनी बोलियां निकली हैं? 4। हमारे यहाँ पर मैंने ये चित्र ड्रॉ कर दिया, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। जैसे हमारी ईस्ट में जयपुरी ढूंढाई बोली जाती है, ठीक है। मारवाड़ी बोली जाती है वेस्ट पश्चिम में। उत्तर में बोली जाती है मेवाती, दक्षिण में बोली जाती है मालवी, ठीक है। ये राजस्थान की बोलियां हैं। फिर षोडशैनी अभ्रंश में गुजराती कौन से अभ्रंश में बोली जाती है? क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। यह भी षोडशैनी अभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी यह भी हमारे षोडशैनी अभ्रंश के अंतर्गत आती है। इससे भी कितनी 5 बोलियां निकली हैं वो भी देख लीजिए। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। आपको ट्रिक याद रखना है बीबी के हबी, बीबी के हबी। अब यहाँ पे बीबी से क्या है? ब्रजभाषा, बुंदेली और के से कन्नौजी। के से क्या है? कोरवी या खड़ी बोली। कोरवी खड़ी बोली एक ही बात है, ठीक है। और हबी से हरियाणवी बांगरू, हरियाणवी और या बांगरू। आपको याद हो जाएगी इस ट्रिक से। आप बस बीबी के हबी याद रख लेना। ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है और यह षोडशैनी। आपको कुछ भी पूछ लेंगे इसमें से कि यह कौन से अभ्रंश में आती है तो आप इजिली टिक लगा के आ पाओगे, ठीक है। और इसी से ये वही पार्ट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है अर्धमागधी अभ्रंश। इसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है? पूर्व हिंदी। अब पूर्व हिंदी के आगे भी स्टार लगा है अतः इससे भी 3 बोलियां निकल रही हैं यहाँ पर हमारी। इसकी ट्रिक है ABC। हमको याद रखना है ABC। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। जो अवधी है हमारी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बघेली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है और C छत्तीसगढ़ी यह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। यह भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मागधी अभ्रंश। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? कुछ नहीं, आपको ये दे दिया जाएगा पूर्वी हिंदी और यहाँ पे आपको 4 अभ्रंश लाइन से दे दिए जाएंगे। इसमें से आपको राइट लगाना पड़ेगा कि ये वाली उपभाषा या ये वाली बोली कौन से अभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो मैं बहुत ही सरल माध्यम लेके आई हूँ जिस माध्यम से आप बिल्कुल ईजिली तरीके से याद कर पाएंगे। थर्ड है मागधी अभ्रंश। अब यहाँ पे जो बिहारी है वो हमारी उपभाषा है, उसके आगे स्टार लगा है और उससे 3 बोलियां निकल रही हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मागधी अभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। इसकी ट्रिक है बाबू सोना वाला बाबू नहीं, यहाँ पे ट्रिक वाला बाबू है, ठीक है। तो बी से बिहारी, ए से असमिया, बी से बंगला और यू से उड़िया। अब यहाँ पे बिहारी से कितनी बोली निकल रही हैं? 3। जिनके आगे स्टार लगा है दोस्तों वो हमारी उपभाषा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहारी से 3 बोलियां निकलती हैं।
मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। जो भोजपुरी हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है। नेक्स्ट जो है खस अपभ्रंश, इसमें कौन सी उपभाषा आती है? पहाड़ी। अब इसके आगे भी स्टार लगा इसलिए यह भी उपभाषा है। यहाँ इससे दो बोलियां निकलती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेक्स्ट है ब्राचड़ अपभ्रंश, इसमें कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? पंजाबी और सिंधी। और नेक्स्ट जो है हमारा छठा अपभ्रंश कौन सा है? महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसमें कौन सी उपभाषा है? मराठी उपभाषा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं अवहट क्या है। पहले हमने अपभ्रंश तो आपको समझा ही दिया है, अब अवहट क्या भला ये देख लीजिए। अवहट का काल 900 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसे अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। विद्यापति द्वारा की गई रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में ही है रचित। ठीक है, यह रचना भी आपको एग्जाम में पूछी गई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका किसकी रचना है? ठीक है, यह विद्यापति जी की रचना है। अवहट का परिवर्ती रूप प्राचीन हिंदी होता है। ठीक है, अवहट का ही परिवर्ती रूप क्या होता है? प्राचीन हिंदी होता है। अब हिंदी भाषा का विकास देख लेते हैं, कैसे ये आई, कैसे इसका विकास हुआ था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से संबंधित है। पहले हिंदू थी ये, फिर हिंद हुई, फिर हिंद ही हुई, इसका जो फारसी जुड़ा इसमें, फिर हिंदी हुई। तो ये जो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है तथा इसके दो अर्थ होते हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी की भाषा। जो पहले फारसी लोग रहते थे, वो जो सिंध नदी के उधर रहते थे, वो सा को हा बोलते थे। ठीक है, तो इससे उसका निर्माण हुआ है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है तथा इसके दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंदी की भाषा। नेक्स्ट है आमिर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। और एक और स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए। इकबाल ने हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया है। वर्तमान में हिंदी का पश्चिमी रूप है खड़ी बोली, जिसको मैं आगे जो टॉपिक फर्स्ट था उसमें आपको समझा ही चुकी हूँ। दोस्तों, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पढ़ाना तो था मुझे अब, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट उसमें कवर कर लूँगी। अब हम जो हिंदी भाषा से संबंधित, संविधान से संबंधित जो हिंदी भाषा के अनुच्छेद थे उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।